अजय, हम लोगों ने अन्ना जी का जो कार्यक्रम रामलीला मैदान वाला और जंतर मंतर वाला था, वो सब हमने देखा था। अगर वो कहते हम राजनीति में नहीं प्रवेश करना चाहते, तो वो एकदम शुतुरमुर्गी बात कर रहे हैं। वो राजनीति में थे और घोर राजनीति में थे। जो कार्य वहां पे हुआ, उसका एजेंडा था कांग्रेस को भ्रष्टाचार का पर्यायवाची साबित करना। और अन्ना हजारे को सारे लोगों ने सपोर्ट किया और उन्होंने कांग्रेस को भ्रष्टाचार का पर्यायवाची साबित कर दिया लगभग। और आप देखिए कि दिल्ली के चुनाव में शीला दीक्षित जैसी मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचारी मान के किनारे कर दिया गया। जी। तो अन्ना हजारे हाँ, ये कि चुनावी राजनीति में थे नहीं। हाँ, दूसरी दिलचस्प बात है कि अन्ना हजारे, हमें लगता है कि उनके व्यक्तित्व का स्थायी भाव है जी, कि वो राजनेताओं के हाथों इस्तेमाल होने में बड़ा रुचि लेते हैं। चलिए, अब ये आपने मशेद नारायण सिंह साहब लिया है, आपने बड़ी तीखी टिप्पणी की है। इसने गिनाया कि भ्रष्टाचार नहीं, सतपाल जैन साहब, आपको नहीं लगता हमारे यहाँ कहावत है, आप पछतावत होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अगर मोदी इन 17 बिंदुओं को मान लेते, शिवराज इन 17 बिंदुओं को मान लेते, रमन सिंह इन 17 बिंदुओं को मान लेते, तो आज अन्ना हजारे आपके पास होते। पूछिए इनसे ना, आज अन्ना हजारे आपके पास होते सतपाल जैन साहब। नहीं, अगर नहीं अन्ना, सवाल यहाँ पे अन्ना हजारे जी का नहीं है। दो बातें कहना चाहता हूँ। अन्ना हजारे जी, सतपाल जैन साहब, मैं कहना चाहता हूँ, ये प्रश्न मेरे से किया गया है, मुझे उत्तर देने दीजिए, मुझे उत्तर देने दीजिए ना। मैं दो बातें इस पर कहना चाहता हूं। श्री अन्ना हजारे जी आज के देश के सामाजिक राजनीतिक जीवन में शायद उन नेताओं में हैं जिनका सम्मान लगभग सभी पार्टियों के सभी नेता करते हैं। और यह बात भी स्पष्ट है कि अन्ना हजारे जी ने जयप्रकाश नारायण जी के बाद देश के अंदर भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आंदोलन माहौल पैदा किया, वो बहुत एक बड़ा आंदोलन है और उसका श्रेय उनको जाता है। लेकिन एक बात आप समझ लीजिए, अन्ना हजारे जी के मन में वो सरल हृदय के व्यक्ति हैं। मुझे नहीं लगता कि उनमें मन के अंदर कोई राजनीतिक आकांक्षा है या कोई राजनीतिक उनका उद्देश्य है या वो किसी को सत्ता में लाना या वो ऐसा कुछ करना चाहते हैं। होता यह है कि उनके नाम को यदा कदा कुछ लोग लाभ उठाकर अपनी सत्ता को केंद्रित करना चाहते हैं, जैसे अरविंद केजरीवाल ने किया। सतपाल जी, लेकिन यह भी सत्य है कि अरविंद केजरीवाल जी ने, क्या आप ट्रेन चूक गए? आपने भी तो पुरजोर कोशिश की कांग्रेस को बदनाम करने, और साथ ही साथ जैसा विशेष नारायण जी कह रहे थे कि कांग्रेस को भ्रष्टाचार का पर्यायवाची बनाने में आपने भी बड़ी सक्रिय भूमिका निभाई अन्ना जी के साथ। और अब जब अन्ना जी का काम खत्म हो गया तो आप कहते हैं जाइए ममता जी के साथ बैठिए, कहीं बैठना बैठिए। नहीं, हमने नहीं कहा। आप मेरी बात पूरी सुन नहीं रहे हैं। अब मेरी बात पूरी होने से पहले आप तो या तो दो स्थिति है, मेरा ये कहना है या तो देखिए आप तय कर लीजिए कि आपको अन्ना हजारे का साथ चाहिए। उनका जो आंदोलन था वो मुख्य तौर पर भ्रष्टाचार के खिलाफ था। नहीं, उनका जो आंदोलन था वो मुख्य तौर पर भ्रष्टाचार के खिलाफ था। अब माइनॉरिटी को रिजर्वेशन हो या ना हो, धर्म के नाम पर आरक्षण हो या ना हो, ये प्रसिद्ध, ये पूर्णतः राजनीतिक मुद्दा है। और भारतीय जनता पार्टी धर्म के आधार पर आरक्षण के पक्ष में नहीं है। जैन बात साहब बिल्कुल स्पष्ट है। जैन साहब, ये मानना पड़ेगा कि जब तक आपके लिए अन्ना हजारे काम के व्यक्ति थे, रामलीला मैदान में आरएसएस का काडर और तमाम लोग उन्हें समर्थन देते रहे, और जैसे ही आपको लगा कि चलो कांग्रेस बदनाम हो गई, हमारा नंबर आ गया, आपने कहा अच्छा जी अन्ना जी नमस्ते। बिल्कुल, आप जो बात कह रहे हैं, मुझे पता नहीं कहां से किस आधार पर यह बात कह रहे हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ उनका आंदोलन है, रहेगा। हम हर उस व्यक्ति का समर्थन करेंगे जो भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष कर रहा है। लेकिन मुसलमानों को धर्म के आधार पर आरक्षण मिले ना मिले, इसका भ्रष्टाचार से कोई ताल्लुक नहीं है। ये कानूनी मुद्दा है, संवैधानिक मुद्दा है। और सुप्रीम कोर्ट पहले से ही आंध्रा के केस में जो धर्म के नाम पर आरक्षण किया गया था, उसको स्टे कर चुका है। सतपाल जैन साहब, सबसे ज्यादा इस्तेमाल अगर अन्ना हजारे का किसी ने किया तो उत्तराखंड में आपके पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद खंडूरी ने किया। उनका लोकायुक्त पारित करके पूरे प्रदेश में अपने और अन्ना हजारे के होर्डिंग्स लगा दिए कि अन्ना और खंडूरी एक साथ, और उसके बाद आप 31 सीट जीत गए उत्तराखंड में। किसने इस्तेमाल किया अन्ना हजारे का? हमने अन्ना हजारे को किसी किस्म का इस्तेमाल करने का प्रश्न नहीं है। जो भ्रष्टाचार के खिलाफ माहौल था, इसका श्रेय हमारी सरकार को जाता है कि सबसे सशक्त कानून हमारी सरकार ने उत्तराखंड में बनाया।
और कोई वो उसके कारण से सीटें जीते हैं या हारे हैं, वो अलग विषय है, एनालिसिस का विषय है। हमने अन्ना हजारे जी को कभी इस्तेमाल किया नहीं, ना करना चाहते हैं। हम उनका पूरा मान सम्मान करते हैं और हम चाहते हैं कि उनका जो गैर राजनीतिक व्यक्तित्व है वो बना रहे। जैन साहब, बिल्कुल आपने मुद्दे की बात कही, गैर राजनीतिक व्यक्तित्व बना रहे। जयकांत जी, भारतीय जनता पार्टी का समर्थन सक्रिय तौर पर, परोक्ष या अपरोक्ष तौर पर रामलीला मैदान से लगातार आप लोगों को मिलता रहा, लेकिन जब लगा कि भाई अब भारतीय जनता पार्टी का मकसद जो कि भ्रष्टाचार को लेकर है साध होता हुआ दिखा, तो शायद उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया। ये बात अलग है कि किरण बेदी अभी भी भारतीय जनता पार्टी के मुखर सहयोगी के तौर पर सामने हैं, लेकिन यहां बुनियादी सवाल है, क्या अन्ना जी वाकई में हर तरह की राजनीति से बिल्कुल अलग है? क्योंकि ऐसा प्रेरित नहीं हो रहा। जी देखिए, पहले समझने की बात है, जो आप बीजेपी का समर्थन की बात करते हैं, रामलीला मैदान के अंदर में बीजेपी का समर्थन नहीं था, देश की जनता थी। वहां पे रामदेव जी का समर्थन था, श्री श्री रविशंकर का था, हेगड़े जी थे, किरण बेदी थी, मेघा अताई जी थी। अब आइए जरा गिनना शुरू करते हैं। रामदेव जी लगातार भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करते चले आ रहे हैं। आप कैसे कहते हैं कि रामदेव जी का समर्थन था लेकिन बीजेपी का नहीं था? श्री श्री रविशंकर जी सरकार के साथ भी होते हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ भी जब मौका मिलता है तो वहां पर अपना किचन चलाने लगते हैं और लोगों को मुफ्त में खाना खिलाने लगते हैं। आपके अगस्त की रैली में भी श्री श्री रविशंकर जी के आश्रम द्वारा मुफ्त खाना बांटा जा रहा था, हम तमाम पत्रकारों ने भी खाया। साहब आप बताइए, आप बताइए कि आप लोग कैसे कह देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का परोक्ष समर्थन नहीं था आपको? नहीं, भारतीय वो जो रामलीला मैदान के अंदर में था वो भारतीय जनता पार्टी का नहीं था, वो अन्ना आंदोलन था। देश पीड़ित था करप्शन से, देश चाहता था कि देश के अंदर में व्यवस्था परिवर्तन हो, और ये जो अन्ना जी ने अभी से जो समर्थन दिया है वो जो लोकसभा अन्ना जी का एक मॉडल है। यानी कि अब अन्ना जी मान रहे हैं ना कि अन्ना जी मान रहे हैं ना कि इस देश में अगर कोई अन्ना जी की तरह राजनीति करता हुआ दिखता है तो वो ममता बनर्जी हैं। एक ही साफ सुथरा चेहरा दिखता है उनको। नहीं, जनाब कोई जरूरी नहीं है ना कि देश के तमाम जितने भी राजनीतिक दल हैं सब लोग बुरे हैं, ऐसा कहना भी तो वाजिब नहीं होगा ना। अब ममता बनर्जी का आप वर्किंग स्टाइल या ममता बनर्जी की जो सादगी है ये देखने लायक तो है। ये लोग उसको स्वीकार किए। 35 साल के राज्य को उखाड़ करके उन्होंने त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के पास चले जाते, वो उससे ज्यादा सादगी भरा जीवन जीते। नहीं उससे। और दूसरी चीज देखिए, अरविंद केजरीवाल के साथ जो अरविंद केजरीवाल से जो दूरियां बढ़ी है, अरविंद केजरीवाल जो कहते हैं वो बात करते तो नहीं है कभी। देखिए आपको पता होगा कि वो कह रहे हैं आम जनता आम जनता से मुख्यमंत्री गायब हो गया, आम जनता पूरे मिनिस्टर लोग आते थे। अगर आपने मुझे एक बात बताइए प्लीज, 1 घंटे की मुलाकात अरविंद केजरीवाल और अन्ना हजारे जी के बीच में, और अगर अरविंद केजरीवाल अन्ना जी 17 पॉइंट पर सहमत हो जाते तो आपके लिए वो भगवान राम बन जाते, और आज नहीं हो पाए हैं तो भगवान राम नहीं बन जाते। देश नहीं, रावण और कंस की बात नहीं है। सवाल है कि इस देश में जो लोकतंत्र बना है और जो लोकतंत्र की छवि है उसको सुधारने के लिए बहुत जरूरी है। इसका निर्माण अन्ना हजारे जी ने किया है। अन्ना हजारे जी ने अरविंद केजरीवाल को भी मार्गदर्शन दिया था, लेकिन उन्होंने पहले कहा था कि ये मॉडल है देश का और इसके अनुकूल हम चलेंगे। जयकांत जी, मैं आपसे बहुत साफ शब्दों में सुनना चाहता हूं, क्या आप मानते हैं कि अरविंद केजरीवाल न सिर्फ जनता की आंखों में धूल झोंक रहे हैं बल्कि अपनी सादगी के नाम पर फायदा उठा रहे हैं और अन्ना जी की टोपी का इस्तेमाल कर अपनी राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं? स्वार्थी हैं, लालची हैं, जो कहते हैं वो करते नहीं हैं और अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी गंवाई है क्योंकि उनको प्राइम मिनिस्टर बनने का ख्वाब देख रहे हैं। अब अच्छा, मुझे आपकी लिस्ट में एक चीज पूछनी है जयकांत मिश्रा। आपने ये 17 पॉइंट दिए, मेरे हाथ में है वो 17 पॉइंट। इसमें महिलाओं की सुरक्षा का कहीं कोई जिक्र नहीं है, जो भारतीय आज हमारे देश का सबसे बड़ा मुद्दा है। यहां 83 करोड़ युवाओं का कहीं जिक्र नहीं है, जो हमारा जो डिविडेंड, डेमोग्राफिक डिविडेंड है, उसका इस 17 मुद्दों पे कहीं लिस्ट नहीं है। मेरा सवाल ये लिस्ट तो पूरी अधूरी है, उनकी तो डिमांड ही अधूरी है जिसमें महिलाओं की सुरक्षा का जिक्र नहीं है। 83 करोड़ युवा जो 35 वर्ष से कम उम्र के हैं उनका जिक्र नहीं है, तो ये तो लिस्ट अधूरी हो गई ना।
25 सूत्रीय कार्यक्रम जो बना था वो पूरे देश में उसके ऊपर चर्चा हुई थी, जिसपे 17 मुद्दों पे बात हुई है, जो समझौता हुआ है। अगर कोई मुद्दे ऐसे इंपॉर्टेंट है जो देश के अंदर में उसके ऊपर काम करने की वुमेन जरूरत पड़ेगी, सिक्योरिटी तो और अन्ना हजारे नेशनल यूथ पॉलिसी कोई मुद्दा नहीं है क्या? नहीं, बिल्कुल मुद्दा तो है जी, कहाँ उसके इन ऊपर भी 17 विचार पॉइंट में ये है करेंगे, ही नहीं। उसके ऊपर चर्चा। ये 17 पॉइंट में नहीं है, तो इस पे हम चर्चा करेंगे, इसकी बात को रखा जाएगा। प्रतिक्रिया के अलावा कुछ गंभीर बात की जाए। नहीं, बिल्कुल शेष